हेलो बच्चों, लास्ट वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था कि वो कैसे काम करता है। और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर्स में गैल्वेनिक सेल, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। वो एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी करना क्या है, काम करवाना है, उससे हीटर चलवाना है, उससे गीज़र चलवाना है, उससे फ़ैन चलवाने हैं। तो लेकिन हम इसको केमिस्ट्री में किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी निकलेगी, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा हमारे पास, तो उसको जो डिसाइड करती है चीज़ वो होती है डेल्टा जी। आपको पता होगा डेल्टा जी को गिब्स एनर्जी कहते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी कहते हैं, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मानी जाती है। और हमें इसी से काम है, स्पॉन्टेनियस से काम है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी आपका सेल काम करेगा, क्योंकि वो सेल है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होगी जब वो अपने आप होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी नेगेटिव, वो हम खैर बाद में देखेंगे। तो अब हम आगे वाला पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें हमें क्या करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ एनसीईआरटी के, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आप अपने कोर्स को बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अलावा के हिसाब से चलें और फिर उसके हर चीज़ को देखें। मैंने आपको ये वाला सेल जो डैनियल सेल के बारे में देखा था आपने कि किस तरह जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर में थे। हमने एक अच्छा लंबा पाथ दे दिया ताकि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर पाएँ, क्योंकि एक ही बीकर में कराने से इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर ही घूमते रहते हैं, तो दो बीकर में कराने से इलेक्ट्रॉन को लंबा पाथ पड़ जाता है। तो हमने देखा था कि हमने दो हाफ सेल, दो बीकर लिए थे, मतलब दो हाफ सेल हो गए थे, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड जो था उसे रिडक्शन हाफ कह रहे थे, एनोड जो था उसको ऑक्सीडेशन हाफ कह रहे थे। तो इस तरह दो पोर्शन जो हो गए सेल के वो हाफ सेल कहलाते हैं, और अलग अलग पोर्शन को हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। रिडॉक्स कपल आपने कभी देखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है, जैसे ये मैंने लिखा और ये रिडॉक्स कपल है। इस तरह से दो पेयर अगर लिखे रहेंगे तो रिडॉक्स कपल होगा। चलिए, ये तो बात सही है, ठीक है, आपको समझ में भी आ गई। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज वगैरह किस तरह काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया, हाफ सेल भी आपको समझ में आ गया। लेकिन अब जो आपको समझना है इसके अंदर, वो समझना है वो जो इलेक्ट्रोड थे, जो कॉपर था, जो एनोड था, वो इलेक्ट्रोड है, ये भी आपको पता है। लेकिन अभी आपको ये पता है कि हाँ, एक सेल होता है, उसका फिक्स वोल्टेज होता है, अलग अलग वोल्ट की बैटरीज आती है बाजार में, सेल अलग अलग टाइप के आते हैं वोल्ट के, तो उनका अलग अलग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कह लो वो होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज़ है भाई? तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जैसे यहाँ पर जिंक है और यहाँ पे ZnSO4 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक तो जिंक है और ZnSO4 में ये रखा हुआ है। अब यहाँ क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ तो ये हो सकती है जो देखा था आपने कि जिंक टूट टूट के इसके अंदर जा रहा था, इस सोल्यूशन के अंदर जा रहा था, जिंक +2 आयन आपके बन रहे थे। अब ऐसा करने से क्या होगा, लगातार जब जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तो उसके कंपैरिजन में ये जो रॉड है आपकी वो नेगेटिव होगी, और इस तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक जो जनरेट हो जाता है, उसकी वजह उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसके बीच में हुआ? एक तो इस इलेक्ट्रोड के बीच में, और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके बीच में एक डिफरेंस पैदा हो गया पोटेंशियल का, जिसे हमने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आई बात समझ में? उसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो जिंक है आप लोगों का, वो जिंक जो है अब अलग तरीके से काम करिए। जिंक आयन जो सोल्यूशन के अंदर है वो वापस क्या करें, जिंक रॉड पे डिपॉजिट हो, जैसे कॉपर के केस में हुआ था, ठीक है। कॉपर के केस में क्या हुआ था कि जो कॉपर आयन थे वो कॉपर सल्फेट में से इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो ये जो आपका जो कॉपर है, तो नीचे ये जो कॉपर है उसमें कॉपर जमा हो गया, और सल्फेट आयन जो था वो नीचे रह गया था। तो सल्फेट आयन जब नीचे रह गया था, इसकी वजह से सोल्यूशन क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज। तो सोल्यूशन इज नेगेटिव, और आप कंपेयर में उसके यहाँ पे ये कॉपर इज पॉजिटिव कंपेरिजन में, ठीक है ना। कंपेयर टू उसके कॉपर पॉजिटिव है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की जो इंटरफेस होता है उनके बीच में एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है,
इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये दोनों कंडीशन हो सकती है कि रिडक्शन भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके आपके सोल्यूशन में भी जा सकते हैं और सोल्यूशन से डिपॉजिट भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये बात सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जिसे हम धीरे धीरे समझेंगे। पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। आपको पता है कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज़रूरी है समझना। देखो बच्चों, जब कभी भी हम किसी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं और इसको किसी भी तरीके से मेजर करने की कोशिश करते हैं, उस समय यदि ये सोल्यूशन जो भरा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन 1m होती है, जिसे हम यूनिटी भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे इस इलेक्ट्रोड का, तो वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसे हम नॉर्मली 298 केल्विन लेते हैं या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन जो है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो 1m का होना चाहिए उस इलेक्ट्रोड के साइड में, तभी आप उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहोगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दो इलेक्ट्रोड जब मिलते हैं और फिर हम उनको मेजर करते हैं, दोनों को जोड़ के, फिर वोल्टामीटर हमें जो रीडिंग देता है वो एक्चुअली में सेल पोटेंशियल की रीडिंग देता है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, वो आपका सेल पोटेंशियल था, ठीक है। लेकिन केवल एक ही इलेक्ट्रोड देख रहे हो, उसी के वही आपका कॉपर है, कॉपर के ही सल्फेट में आपने डाला हुआ है, सॉल्ट में, सॉरी। तो ये इस तरह का जो यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बीच में, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ईएमएफ, ठीक है। तो आपको ये मैंने आपको बता दिया कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कैथोड और एनोड के बीच में जो होता है, उस पोटेंशियल को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कोई भी करंट इसमें से ना जा रहा हो, एक तरीके से बंद हो, उस समय जो पोटेंशियल होगा वो है ईएमएफ। ईएमएफ एक्चुअली में देखा जाए तो एक तरीके से बोला जाए कि एक चार्ज को एक यूनिट लेंथ कवर करने में कितना ज़्यादा फोर्स, जितना वर्क करना पड़ रहा है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जितना उसे वर्क करना पड़ रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो लेकिन ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप वोल्टामीटर से नापोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको मिलेगा, आपको सेल पोटेंशियल ही मिलेगा, ईएमएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस करंट तो दौड़ेगा ही नहीं, तो काम कैसे होगा भाई। तो सबसे पहली बात है कि लेकिन हम ये सिचुएशन लेते हैं क्योंकि आइडियल सिचुएशन है, इसलिए होता है क्योंकि तार के अपने कुछ रेजिस्टेंस होंगे जिसके ढंग से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही प्रैक्टिकली मानते हैं। लेकिन ईएमएफ आपकी बुक में जितना भी करवाया जाएगा सब कुछ ईएमएफ से ही काम करवाया जाएगा। तो ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जब सेल के अंदर कोई करंट ना बहे उस समय जो पोटेंशियल होता है उसका, जो सेल पोटेंशियल होता है उसका, उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लेके हैं, जैसे कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है जो मान लिया गया है कि आप एनोड को हमेशा लेफ्ट में रखो, कैथोड को हमेशा राइट में रखो। लेकिन अगर कोई नहीं रखता है तो कुछ गलत नहीं करता है, वो बात कुछ सही होती है, लेकिन बाय कन्वेंशन बातों को समझाने के लिए, कॉमन स्टडी के लिए चीज़ें लिखी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट है उनके बीच में एक इस तरीके से एक इंटरफेस लगा, जैसे मैंने कॉपर लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो मैं ऐसे इंटरफेस लगा सकती हूँ उनके बीच में, या फिर खाली मैं Cu या Cu+ टाइप का कुछ भी लिख सकती हूँ। तो ये चीज़ लगाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोड है और उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं डबल लाइन लगाती हूँ, डबल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, तो ये आपको कन्वेंशंस पता होने चाहिए। ये हम थोड़ा सा आगे चल के इसको हम अच्छे से देखेंगे। चलो आप तो आपको ईएमएफ के बारे में पता चल गया है। अब ईएमएफ जो होता है, या हम कहें ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, वो कैसे निकालते हैं। तो ई राइट और लेफ्ट बाय कन्वेंशन, अभी क्या देखा था, लेफ्ट में कौन होता है, एनोड। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल जो है उसका फॉर्मूला बना हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये क्या है भाई, ई एनोड और ई कैथोड। देखो कैथोड की बात हुई और एनोड की बात हुई, ठीक है बच्चों। दोबारा से एक बार आप अच्छे से देख लो कि ये क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है ई कैथोड
और क्या है यहाँ पे माइनस ई एनोड। ये हमेशा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लगा रहे हो तो सबके ऊपर 0 0 0 लिख देती हूँ, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई चीज़ है। ये तो सेल का है बच्चों, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये जो है ये तो इलेक्ट्रोड है ना, ये तो खाली कॉपर था या खाली जिंक था आप लोगों का, तो ये तो खाली इलेक्ट्रोड है आप लोगों का। तो अब इसका पोटेंशियल कहाँ से पता चलेगा? तो इसके पोटेंशियल आपको जब ये 0 लगा देते हैं तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं, और ये आपको वैल्यू बाकायदा दी जाती है एग्जाम्स में, और आपको टेबल में आपकी बुक में भी ये वैल्यूज़ लिखी गई है। तो जब भी आपसे किसी सेल का स्टैंडर्ड सेल इमफ पूछे या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछे और दो बता दे कि ये कैथोड है क्या एनोड है, तो आप अपनी टेबल को देखिए, आपकी बुक में रिडॉक्स की पूरी टेबल बना रखी है, उसमें से 2 वैल्यू पुट कीजिए, जो भी कपल है कैथोड को यहाँ रखो उसका पोटेंशियल और एनोड का यहाँ पे रखो, और दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हम जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे करके भी देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पर जो सेल बनाया गया है, अब की बार हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखाया गया है, कॉपर जिंक वाला नहीं है, सिल्वर और कॉपर वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉपर बाद में Cu+2 बन रहा है, ये एनोड है आपका, और ऊपर वाला जो है वो कैथोड है सिल्वर। और रिएक्शन कैसी हो रही है ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, और ये आपको एग्जाम्स में आनी भी चाहिए लिखनी। और हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है Ag को, ये आपको पता होगा, क्योंकि कॉपर जो है नीचे वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कॉपर +2 में कन्वर्ट होने में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है ऊपर और नीचे, इसलिए पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ये 2 आ गया है आप लोगों का यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे 2 है। आप सोचोगे कि क्यों हमने 2 लिखा, बैलेंसिंग का इससे कोई वो ज़्यादा लेना देना नहीं है। बाद में हम इसकी जब रिएक्शन लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे ये है इसकी सेल को रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शन। तो मैं कैसे लिखना है बच्चों, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद करो, A B C, तो पहले A आता है और फिर C आता है। तो पहले हमेशा एनोड के बारे में लिखते हैं, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, फिर कैथोड के बारे में लिखते हैं। तो एनोड में क्या लिखा पहले इन्होंने यहाँ पे, एनोड में इन्होंने पहले यहाँ पे लिखा है आपका कॉपर और उसका आयन साथ में, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन, एक सिंगल लाइन इंटरफेस को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम में इसकी स्टेट बता रही है, जैसे एक्वस है, यहाँ पे सॉलिड है। इसी तरह सिल्वर में क्या है, सिल्वर पहले प्लस था, उसके बाद Ag बना, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह इसको लिखेंगे। तो ये तो बात हुई आप लोगों की कि किस तरीके से हम किसी भी सेल का ई सेल बाय फॉर्मूला जो है डिटरमाइन करते हैं। फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका ई सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या मैं कहूँ ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ई कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको आप देख सकते हैं आपकी टेबल से।